नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज फिर से हम आ चुके हैं एक नया चैप्टर। मतलब नया तो क्या, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, बट ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हमें पता है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है पावर शेयरिंग, आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और ये पूरा चैप्टर एक शॉट में ख़त्म करने वाले हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या बताने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जो सेक्शंस हैं उसके अंदर पावर शेयर किस तरीके से की जाती है और क्यों की जाती है। ठीक है, ये बताने वाले हैं। मानो कि एक मेन पावर है, ठीक है, ये मेन पावर हो गई। इसने अपनी पावर 3 हिस्सों में बांटी और 3 हिस्सों में से ये जो 2 हिस्से हैं, मतलब ये जो 3 हिस्से हैं, इन्होंने भी अपनी 2-2 हिस्सों में पावर बांटी। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो तो पावर है ना, ये अब बट गई। मतलब कि स्टार्टिंग में डिसीजन कौन लेगा? मेन पावर। पर उसको रीचेक करने के लिए हमारे पास पार्ट्स हैं, इसलिए ज़रूरी है पावर शेयरिंग कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो हम डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो लोगों के हित में है या नहीं, क्या लोग जो हैं वो उससे खुश हैं या नहीं। ठीक है, ये हमें सबसे पहले देखना पड़ता है पावर शेयरिंग करते हुए। ठीक है, अब तो चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम जो इस चैप्टर में करने वाले हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो आखिरकार होता क्या है। अब हम सीधा पावर शेयरिंग बता दें कि ये इसमें बट गया, इसमें बट गया, ऐसा तो चलेगा नहीं। हमें पहले बात करनी पड़ेगी कि जो पावर शेयरिंग है वो असलियत में है क्या, पावर शेयरिंग का काम क्या है और वो है क्या। मतलब व्हाट इज पावर शेयरिंग, कि पावर शेयरिंग क्या है। अब इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि पावर शेयरिंग का मतलब है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर दें, मतलब कि जो पावर है, ये जो मेन पावर है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें अलग अलग ऑर्गन्स में या फिर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? पावर शेयरिंग। देखो, जो गवर्नमेंट की पावर है, गवर्नमेंट एक मेन पावर है, गवर्नमेंट उसके पास बहुत सारी पावर है। अब इसे अगर कोई एक इंडिविजुअल कंट्रोल करे, ठीक है, तो जो डिसीजन है वो सोबर सोबर होंगे, यानी कि कंप्लीट परफेक्ट डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, परफेक्ट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो इस वजह से हमने क्या करा, हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी किसके बीच में? अमंग ऑर्गन्स या फिर सोशल ग्रुप्स। अब इनका काम क्या है? ये उस डिसीजन को और प्रिसाइज करते जाएंगे, प्रिसाइज करते जाएंगे, ठीक है, और आखिर में एक परफेक्ट डिसीजन मिलेगा। ये काम है। अब देखो, यहां पे की पॉइंट्स दे रखे हैं। की पॉइंट्स का क्या मतलब है कि इसके अंदर बता रखा है कि जो पावर शेयरिंग है वो किस लिए जरूरी है। अब प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर। अब कंसंट्रेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है कि जो पावर है वो किसी सिंगल आदमी के पास नहीं रहेगी। जैसे कि मैं हूं, मेरे पास थोड़ी पावर है, अगर मैं अपनी पावर किसी और में बांट दूं तो क्या होगा? मेरी पावर का वो लोग अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और जो डिसीजन है वो थोड़ा अच्छा हो पाएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ पावर को प्रिवेंट करता है, यानी कि इंडिविजुअल जो है उसके पास पावर नहीं होगी, मतलब कि लोगों के अंदर पावर बढ़ जाएगी। अब प्रमोट्स डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी कहती है कि भले ही आप टाइम ज्यादा लो डिसीजन लेने में, पर जो डिसीजन है, जो डिसीजन है वो क्या होना चाहिए? लोगों के हित में होना चाहिए, लोग उससे खुश होने चाहिए। ठीक है, तो प्रमोट करता है डेमोक्रेसी को। मेंटेन स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। अब अगर एक इंडिविजुअल काम कर रहा है तो जो सोसाइटी है, जैसे कि मानो एक सोसाइटी है, उसके अंदर लोगों के बीच में हो गए झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स हो गए, ठीक है, रियॉट्स। अब क्या हुआ, जो ये रियॉट्स हैं, क्या तुम्हें लग रहा है ये अकेला आदमी ने संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। एक आदमी थोड़ी आके दूर करेगा सबको, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि जो गवर्नमेंट है उनकी पावर किसमें हो गई? बट गई। बट गई तो क्या हुआ? जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो आसानी से सॉल्व हो गए, यानी कि सोसाइटी में क्या आ गई? स्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी क्या हो गई? जो इंस्टेबिलिटी थी वो क्या हो गई?
खत्म हो गई। ठीक है, ये वाली बात। अब आगे बढ़ जाते हैं। एंश्योर्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। अब अगर हमने पावर शेयर करी है तो जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो गवर्नमेंट में आने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, अपनी पावर के लिए लड़ेंगे। तो उन्हें भी क्या चाहिए, पावर चाहिए। अब ये इसके लिए मतलब कि खड़े होंगे, स्टैंड लेंगे, तो क्या बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। आगे चलते हैं कि अब ये पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पावर शेयरिंग की जरूरत क्या है। जरूरत ये है, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया, कन्फ्लिक्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करता है। अब तुम हो, मैंने तुमसे लड़ाई कर ली, मैंने तो मतलब तुमने मेरे बजा दिए, मैंने तुम्हारे बजा दिए। अब हमारे ऊपर क्या होगा, मतलब पहले हमसे पूछा जाएगा कि कन्फ्लिक्ट का रीजन क्या था। अब मेरे पास वैलिड रीजन है, तुम्हारे पास वैलिड रीजन नहीं है, तो इसका मतलब कि सजा, जो पनिशमेंट मिलेगी वो किसे मिलनी चाहिए, तुम्हें मिलनी चाहिए। बट गवर्नमेंट क्या करती है, बात को सुनती है कि बात क्या हुई थी। ठीक है, और अगर मेरे हित में बात नहीं हुई तो पनिशमेंट मुझे भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी। ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं। मेंटेन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमने बात कर ली है कि पॉलिटिक्स के अंदर, जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर बहुत इंस्टेबिलिटी होती है। अब जब पावर बढ़ जाएगी, इंडिविजुअल के पास से पावर चली जाएगी, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। हमने पीछे बात कर ली है कि प्रमोट डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एक ही बात है। प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी राइट्स। अब देखो हमारा भारत, हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, ठीक है, इसके अंदर मेजॉरिटी भी है, ठीक है, और माइनॉरिटी भी है। अब जो मेजॉरिटी है ना, जो मेजॉरिटी है वो हमेशा क्या करती है, सप्रेस करती है माइनॉरिटी को। माइनॉरिटी अब सप्रेस हो रही है, माइनॉरिटी को अगर आप सप्रेस कर रहे हो तो जो मेजॉरिटी है उसकी गवर्नमेंट चलेगी। बट अब पावर शेयर करने से जो माइनॉरिटी ग्रुप का आदमी है, जो माइनॉरिटी ग्रुप का आदमी है, वो क्या होगा, वो पॉलिटिक्स में उतरेगा। अब पॉलिटिक्स वो किसे प्रमोट करेगा, अपनी सोसाइटी को, यानी कि माइनॉरिटी को प्रमोट करेगा। तो इस वजह से जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं वो क्या होंगे, प्रोटेक्ट होंगे पावर शेयरिंग के थ्रू। अब विदाउट पावर शेयरिंग कन्फ्लिक्ट्स में राइज बिटवीन कम्युनिटीज, कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं भाई, रिवॉल्ट्स हो जाते हैं, दंगे फसाद, मारो एक दूसरे को बजा देते हैं उनमें। अब अगर पावर शेयरिंग नहीं हुई तो बजा देंगे, अगर पावर शेयरिंग हुई तो नहीं बजा पाएंगे, साफ सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब देखो पावर शेयरिंग के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, पावर शेयरिंग भी अलग अलग तरीके से करी जाती है। सबसे पहली बात देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो पावर शेयरिंग है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल हमें पता है, वर्टिकल ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है। मतलब कि जिसमें हॉरिजॉन्टली पावर बांटी जाए, हॉरिजॉन्टली जिसमें पावर बांटी जाए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जिसमें पावर बांटी जाए उसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फिर उसके बाद आ गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसके अंदर वर्टिकली बांटी जाए। अब आ जाओ पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ कुछ सोशल ग्रुप्स होते हैं, उनके बीच में जब पावर को शेयर करा जाए तो हम उसे क्या बोल देते हैं कि हमने पावर शेयर कर दी भाई सोशल ग्रुप्स के अमंग। अब अगला क्या है, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके पास अपनी अपनी पावर है। अब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी पावर शेयर करी जाती है, और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं यानी कि मूवमेंट्स वगैरह, उनके अंदर भी पावर शेयर करी जाती है। आगे बढ़ते हैं, इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब हॉरिजॉन्टल यानी कि हॉरिजॉन्टली, भाई ऐसे कौन सी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, भाई ऐसी लकीर खींच दी हो गई पावर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ऐसा तो नहीं होता। अब देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि जो पावर शेयर करी जा रही है वो करी जा रही है डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, गवर्नमेंट के, ठीक है, ऑर्गन्स के बीच में। ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल ऑर्गन्स के बीच में होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि हमने 3 ऑर्गन पढ़े हैं, लेजिस्लेटिव,
ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव, उसके बाद जुडिशरी। ठीक है, अब एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक तुम्हारा ये हो गया। अब ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, नजर रखते हैं। समझ में आया? एक दूसरे के ऊपर नजर रखने का मतलब ये नहीं कि भाई हाँ ये देखो ये क्या चल रहा है, ये कुछ गलत काम कर रहा है, नहीं। लेजिस्लेटिव क्या करती है, लॉ बनाती है, लॉ फॉर्मेशन का काम होता है लेजिस्लेटिव का। ठीक है, फिर अगला काम है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, लॉ को एग्जीक्यूट करेगी, यानी कि एग्जीक्यूट करने का मतलब लागू करेगी। हमारे देश के ऊपर जितने भी लॉ बनते हैं वो कौन बनाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। और फिर उसके बाद जो वो लॉ लागू किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव सोसाइटी के द्वारा। फिर उसके बाद उन लॉ की जो जुडिशियरी है उसका काम क्या होता है कि ये देखो कि कोई उन लॉ को वायलेट तो नहीं कर रहा, और अगर वायलेट कर रहा है तो क्या करो, उसको पनिशमेंट दो, उसको सजा दो। ठीक है, और ये तीन ही पार्ट होते हैं, और इन तीनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। और अब जब इनके बीच में पावर शेयर करी जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अगर लेजिस्लेटिव ने लॉ नहीं बनाया तो एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी, और एग्जीक्यूट नहीं करा तो जुडिशरी क्या वायलेट घंटा देखेगी, वायलेट होने दो, फिर तो वायलेट उसका कुछ काम ही नहीं रहा। जब लॉ ही नहीं है तो कुछ भी वायलेट नहीं होगा, लॉ वायलेट होंगे तभी तो होगा। और अगर एग्जीक्यूटिव नहीं, मानो एग्जीक्यूटिव हट गई तो लेजिस्लेटिव लॉ तो बनाएगी पर कोई उसे एग्जीक्यूट करने वाला नहीं है। और मानो एक टाइम के लिए जुडिशरी हट गई, इन्होंने लॉ तो बना दिया, लॉ एग्जीक्यूट भी हो गया, लॉ एग्जीक्यूट होने के बाद कोई देख ही नहीं रहा, लोग वायलेट करे जा रहे हैं, तो क्या हुआ, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे के काम को क्या करते हैं, चेक करते हैं। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। ठीक है, मतलब कि हर एक ऑर्गन, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी को चेक करेगा, जुडिशरी दोनों को चेक करेगा, लेजिस्लेटिव भी दोनों को चेक करेगा, एग्जीक्यूटिव भी दोनों को चेक करेगा। ठीक है, अब मतलब कि हर एक ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर नजर रखता है। ईच ऑर्गन चेक्स द अदर्स। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये रट लेना, इसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बोला जाता है इसे, यानी कि एक दूसरे को चेक करेंगे और ये क्या बनाता है, सोसाइटी को बैलेंस करने में मदद करता है। आगे चलते हैं, अगला पावर शेयरिंग जो कि है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ भी नहीं है, पावर शेयरिंग जो है, अब देखो हॉरिजॉन्टल में क्या था, ऑर्गन्स। ठीक है, वर्टिकल में क्या है, लेवल्स। ये बात याद रखना, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, ऑर्गन्स होंगे, और वर्टिकल में क्या होगा, लेवल्स होंगे। ठीक है, जब पावर शेयर करी जाए डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में तो हम उसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इसके अंदर भी तीन पार्ट आ जाते हैं। हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे फेडरलिज्म। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का। तो फेडरलिज्म में पूरी चर्चा इसके ऊपर करी गई है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के ऊपर। पूरा चैप्टर जो फेडरलिज्म है वो इसी के ऊपर है कि कब लोकल गवर्नमेंट आई, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एक दूसरे को पैसे क्यों देते हैं, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ने को मिलेगी। और इसी के अंदर हमने दे रखा है कि दिस सिस्टम इज कॉल्ड फेडरलिज्म। अब देखो सबसे ऊपर कौन सी होती है, सेंट्रल। हम अपने भारत की बात कर लेते हैं, सबसे ऊपर सेंट्रल है, सब में ही सेंट्रल होती है, फिर आती है स्टेट। और हमारे भारत के अंदर तीन हिस्से हैं, तीन गवर्नमेंट्स हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ये डिसेंट्रलाइजेशन के बाद आई थी। अब देखो सेंट्रल के पास पावर है,
ठीक है, मेन पावर कौन सी है, सेंट्रल है। फिर इस सेंट्रल ने कुछ पावर अपनी स्टेट वाले को दे रखी है कि जो स्टेट है, जैसे कि ये मानो इंडिया है, इसके अंदर एक स्टेट है, तो इस स्टेट के पास, इस स्टेट की खुद की गवर्नमेंट होगी जिसके पास क्या होगी, पावर होगी। और इसी, ये मानो ये स्टेट है और इसके अंदर एक छोटा सा कोई टाउन है, तो इसके अंदर इसकी क्या होगी, खुद की गवर्नमेंट होगी। और इस गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, काम करेगी इस स्टेट की पावर के ऊपर। और ये स्टेट किसकी पावर के ऊपर काम करेगा, पूरी कंट्री की पावर के ऊपर। ठीक है, ये है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सोशल ग्रुप्स में बांट दी। अब पावर जब किसी रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक ग्रुप के बीच में बांट दी जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। अब देखो, रिलीजियस यानी कि धर्म, धर्म जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, हिंदू या फिर इस्लाम बोलते हैं हम, मुस्लिम नहीं बोलते, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये सारे इन रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में बांटी जाए तो भी क्या होगा, सोशल ग्रुप। लिंग्विस्टिक की हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, इनके बीच में बांटी जाए तो भी क्या होगा, सोशल ग्रुप्स के बीच में। एथनिक ग्रुप्स, अब एथनिक ग्रुप्स जिनकी खुद की कुछ ना कुछ वो है, जैसे कि मैं हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पूजा करता हूं, और कुछ लोग हैं नास्तिक, मैं आस्तिक हूं, कुछ लोग नास्तिक, वो उनकी एथनिसिटी है कि वो नास्तिक हैं और मैं आस्तिक हूं। ठीक है, ये मेरी एथनिसिटी है कि मैं आस्तिक हूं। तो जब उनके बीच में पावर बांटी जाए तो क्या होता है, सोशल ग्रुप्स के अंदर पावर बांटी जाती है। अब इसके कुछ हमने एग्जांपल्स ले रखे हैं, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, एक कम्युनिटी, उसकी गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे कि हम हिंदू हैं, ये हमारी कम्युनिटी है कि हम हिंदूज हैं और इनकी एक गवर्नमेंट बने, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। अगला है रिजर्वेशन पॉलिसीज, जैसे कि वुमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है, किसके लिए, वुमेन के लिए। जो मतलब लोअर कास्ट हैं उनके लिए रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसीज भी क्या है, पावर शेयरिंग है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर। कि जो वुमेन है वो भी तो एक सोशल ग्रुप है, वुमेन भी तो सोशल ग्रुप है। अब उनके बीच में पावर आ गई कि उनके पास 1/3 सीट तो रिजर्व्ड है, चाहे वो कुछ भी ना करें इन सीट्स का, पर रिजर्व्ड रहेंगी। इनके ऊपर कोई अपना हक, कोई मेल अपना हक नहीं जमा सकता। ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन। ठीक है, माइनॉरिटी के राइट की प्रोटेक्शन करना हमारा धर्म है। ठीक है, हमें करनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर का शेयर होना। अब पावर इज शेयर्ड थ्रू, कैसे पावर शेयर होती है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, यह बात करनी है। जो कोएलिएशन गवर्नमेंट्स है, कोएलिएशन गवर्नमेंट्स का क्या मतलब होता है, अच्छे से समझना। जब दो गवर्नमेंट, मानो एक बीजेपी, ठीक है, और एक आईएनसी, हो नहीं सकता, ये बिल्कुल भी ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। फिर भी करवाएंगे। इन दोनों के बीच में संबंध बढ़ गए, आपसी संबंध हो गए। ठीक है, मतलब कि हम क्या करेंगे, बीजेपी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाओ, अब गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट तो बनेगी। ठीक है, गवर्नमेंट बनेगी तो क्या होगा, आपके वोट और हमारे वोट एक साथ आ जाएंगे, और हम क्या पता हमारी जो राजनीति है वो और ज्यादा बढ़ जाए और हम भारत के अंदर सरकार बना ले। ठीक है, ये है। तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या करा, कोएलिएट करा, और इससे हमारी बनी कोएलिएशन गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टीज, यही सेम एग्जांपल, बीजेपी क्या अब की बार 400 पार। ठीक है, कांग्रेस क्या हमेशा अपोज करेगी कि नहीं, ये अच्छे आदमी नहीं हैं, बहुत खराब आदमी हैं, कौन चौकीदार हम नहीं जानते। ठीक है, ये वाली बात। अब प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, जो एक चीज को लेकर प्रेशर बनाए। जैसे कि कुछ फार्मर्स ने अपना ग्रुप बनाया,
मतलब कि ये कुछ फार्मर्स हैं, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया और इन्होंने कहा कि जी हमारे जो फर्टिलाइजर के दाम हैं उन्हें कम कर दीजिए। तो इन्होंने प्रेशर बनाया गवर्नमेंट के ऊपर कि जो गवर्नमेंट है वो फर्टिलाइजर के दाम कम कर दे। और ये ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप्स। इंटरेस्ट ग्रुप, जिन्हें एक ही चीज में इंटरेस्ट हो, जैसे कि मैं पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट है और मैं अपने साथ बहुत सारे लोग जोड़ लूं कि आओ भाई तुम्हें भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो हम एक ग्रुप बना देते हैं, तो उसका मतलब हो गया इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है। दिस इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है? मल्टीपल वॉइसेस, यानी कि मल्टीपल वॉइसेस का मतलब हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आवाज उठाने का राइट है एक डेमोक्रेसी के अंदर। ये सारी चीजें हैं, ये इंश्योर करती हैं कि जो आदमी है उसकी आवाज दबे ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है, ठीक है, चैप्टर का। ये जो अगली 4 स्लाइड है ना, सबसे इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल कहानी है। अब केस स्टडी है बेल्जियम की। बेल्जियम, सबसे पहले बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेज की कम्युनिटीज रहती हैं। हमारे अंदर हिंदू मुस्लिम है, इनके यहाँ अलग अलग मतलब लैंग्वेजेस के बेसिस पे कम्युनिटी बांटी गई है। अब इनके अंदर क्या है? पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं। पॉपुलेशन कैसे? अब देखो, डच स्पीकिंग फ्लेमिश रीजन, जो डच स्पीकिंग रीजन है वो ये है नीचे वाला, जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट मत ले लेना, ये वाला जर्मन है। ये जो 2 पार्ट हैं ये जर्मन स्पीकिंग है, जो कि क्या है? 1%। ठीक है, ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये क्या है? ये क्या है? डच। ये कौन सा रीजन बोलते हैं? हम इसे फ्लेमिश रीजन बोलते हैं, फ्लेमिश रीजन बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो येलो वाला पार्ट है ये कौन सा रीजन है? ये है जर्मन स्पीकिंग। ठीक है, इसे हम कौन सा रीजन बोलते हैं? वेलोनिया रीजन बोलते हैं इसे। अब 1% जर्मन स्पीकिंग, 40% फ्रेंच स्पीकिंग, 59% डच स्पीकिंग। अब इसी का उल्टा, अब देखो यहां पे हमें क्या दिखा कि जो कंट्री है उसके अंदर डच जो है, जो डच स्पीकिंग है वो किस में है? मेजॉरिटी में है। ठीक है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है, जर्मन नहीं है यहाँ, फ्रेंच आएगा, वो गलती से लिख दिया, फ्रेंच रीजन होता है वेलोनिया। ठीक है, जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो क्या है? माइनॉरिटी में है। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसी का उल्टा, बिल्कुल इसी का उल्टा, ये एक छोटी सी जगह दिख रही है ऑरेंज कलर की, इसका नाम है जी ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल ऑफ बेल्जियम। इसके अंदर बिल्कुल उल्टा है। इसके अंदर क्या है? जो फ्रेंच है वो है 80%, यानी कि किसमें? मेजॉरिटी में। ठीक है, और जो डच है वो है 20%, यानी किसमें? माइनॉरिटी में। कंट्री में क्या था? डच मेजॉरिटी में है, फ्रेंच माइनॉरिटी में है, और कैपिटल में क्या है कि जो फ्रेंच है वो मेजॉरिटी में है और जो डच है वो माइनॉरिटी में है। ठीक है, अब आ जाओ अगले। अब इनके बीच में ना 1950 1950s टू 1960s तक क्या रहे? सोशल कन्फ्लिक्ट्स रहे, लैंग्वेज के बेसिस पे कन्फ्लिक्ट्स रहे। अब इन्होंने क्या करा? अपनी कंट्री को अकोमोडेट करना यानी कि रूल्स बनाना, ताकि हम जो लोग हैं अलग अलग कम्युनिटी के वो एक साथ आ सकें। ठीक है, इन्होंने ये करा। अब इन्होंने क्या अकोमोडेशन करनी शुरू करी? अब क्या हुआ? बेल्जियम ने अमेंड करा कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट्स हैं 1950 और 60 के बीच में वो खत्म हो सके, उन्हें हम सॉल्व कर सकें। तो इन्होंने मेजर स्टेप्स क्या क्या लिए? इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डच के वो थे ना लोग, वो फ्रेंच वालों से ज्यादा थे, तो डच क्या कर जाता था? मेजॉरिटी कर जाता था
और हर बार जीत जाता था। बट अब इन्होंने क्या करा कि जो डच के और फ्रेंच के, जो डच है और जो फ्रेंच है, उसके जो लोग होंगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो इक्वल होंगे। ठीक है, जितने डच के होंगे, जैसे कि 50 डच के हो गए तो 50 ही फ्रेंच के होंगे। ठीक है, ये वाली बात आ गई। अब दूसरा पॉइंट क्या था, जो सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो हमारी वो है कैपिटल है बेल्जियम की, उसके अंदर सेपरेट गवर्नमेंट होगी, सेम गवर्नमेंट नहीं होगी। मतलब कि ब्रुसेल्स एक अलग ही जगह बन चुका था। पूरे देश में एक गवर्नमेंट और ब्रुसेल्स में अलग गवर्नमेंट। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट्स गिवन इक्वल पावर। अब स्टेट्स थे अलग अलग बेल्जियम में, उन्हें इक्वल पावर दी गई कि इस स्टेट के पास भी इतनी पावर, इस स्टेट के पास भी इतनी पावर, इसके पास भी इतनी, इसके पास भी इतनी, भाई तेरे पास भी इतनी। ठीक है, ये पावर बांट दी गई, इक्वल पावर दी गई, इक्वल पावर। ठीक है, अब आगे आ जाओ, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर ईच लैंग्वेज ग्रुप। डच, फ्रेंच, मतलब मेजरली तो ही नहीं देना चाहिए, बट ब्रुसेल की गवर्नमेंट ने जर्मन तक को कम्युनिटी गवर्नमेंट दी। ठीक है, अब इनकी अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट है एज ऑन देयर लैंग्वेज। अब आगे बढ़ते हैं। इन स्टेप ने क्या किया, इस स्टेप ने यूनिटी बढ़ाई, और इस चीज को देख के जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर यानी कि सबसे बड़ा, वो कहां बनाया गया, ब्रुसेल्स के अंदर बनाया गया। इसी कारण से इनकी अकोमोडेशन देख के आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाती है भाई हमारी श्रीलंका, जो वर्ल्ड कप जीती थी एक बार 2003 में या 1999, पता नहीं मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो श्रीलंका जो है, श्रीलंका के अंदर एथनिक कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज हैं। हमारा नेबर स्टेट, हमारा मतलब स्टेट, देखो स्टेट दो तरीके के होते हैं, एक छोटे एस वाला, एक बड़े एस वाला। जो बड़े एस वाला होता है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कंट्री को, और जो छोटे एस वाला होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कंट्री के अंदर के स्टेट को। ठीक है, तो मैं बड़े एस वाला स्टेट बोल रहा हूं कि जो ये जो स्टेट है ना, ये हमारा नेबरिंग स्टेट है, तो इसके अंदर भी सेम प्रॉब्लम थी कि जो 74% थे वो थे भाई सिन्हलीज। सिन्हलीज किसे मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे। ठीक है, अब 18% वहां तमिल थी। ठीक है, तमिल लोग थे, और बाकी जो बचा वो कौन थे, देखो कितने हो गए, 92% हो गए, यानी कि 8% अदर माइनॉरिटीज थी। ठीक है, माइनॉरिटीज क्यों लिखा गया, अभी आपको पता चलेगा जब आप पढ़ोगे मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब इंडिपेंडेंस के बाद, जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद श्रीलंका द गवर्नमेंट अडॉप्टेड मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज। अब भैया इसके बारे में बताओ कि जो मेजॉरिटेरियनिज्म आप बता रहे हो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है ना, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो अपना राज करेगी, वो अपना राज बना लेगी, किसके ऊपर, पूरी कंट्री के ऊपर। जैसे बेल्जियम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए ना, ऐसे यहां पे हुए, बट यहां पे उससे ज्यादा हुए। यहां पे जो श्रीलंका है वो अकोमोडेट नहीं कर पाई, इसलिए मेजॉरिटेरियनिज्म हुआ। अब देखो एग्जांपल, सिन्हाला डिक्लेयर्ड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जो सिन्हलीज थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, और इन्होंने क्या कर दिया कि जो सिन्हाला है ना, वो ही ऑफिशियल लैंग्वेज है। तुम सिन्हाला बोलो तो श्रीलंका में रहो, नहीं तो भागो, पहली फुर्सत में निकल।
ठीक है, अगर तुम्हें सिलाना बोलनी आती है तो रह सकते हो, नहीं तो जाओ, हमें जरूरत नहीं है। तो तमिल वालों ने आवाज उठाई। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। प्रिफरेंशियल पॉलिसीज फॉर सिन्हलीज। अब देखो जो सिन्हलीज थे उनके पास ना राज था, राज था, यानी कि जो सिन्हलीज हैं उनके पास क्या होगा, डोमिनेशन होगा, डोमिनेशन था। ठीक है, अब डोमिनेशन था तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सिन्हलीज है ना उनके पास अपनी अच्छी अच्छी खुद की पॉलिसीज थी कि मतलब जो उन्हें चाहिए थी वो पॉलिसीज थी, जो तमिल वालों को चाहिए थी वो पॉलिसीज बिल्कुल भी नहीं बनाई गई, क्योंकि ये कौन सी थी, ये अपोजिशन थी, यानी कि ये माइनॉरिटी थी, माइनॉरिटी के लिए कोई काम नहीं किया गया। अब आओ, तमिल पीपल वर इग्नोर्ड, तमिल पीपल को इग्नोर किया गया क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे। अब इन सारी चीजों ने क्या करा, कन्फ्लिक्ट कॉज कर दिए भाई, सिविल वॉर हो गई। अब सिविल वॉर आप सभी को पता होगा क्योंकि आपने कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर देखी होगी। अब सिविल वॉर का क्या मतलब होता है, जब एक ही कंट्री में दो ग्रुप्स के बीच में, एक ये ग्रुप और ये ग्रुप, इनके बीच में लड़ाई बच जाए। अब इसके अंदर क्या हुआ, थाउजेंड्स पीपल ऑफ ईच कम्युनिटी डाइड। ठीक है, बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई बजी और 2009 में जाके ये जो मेजॉरिटेरियन मतलब ये जो सिविल वॉर थी ये ख़त्म हुई। उसके बाद जाके हमारे श्रीलंका में इलेक्शंस शुरू हुए और बस यही था। अब इसके बाद तमिल वालों ने क्या मांग रखी कि तुम हमें कुछ भी मत दो, तुम हमें बस इक्वालिटी दो। ठीक है, हमें दो, एक तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए इक्वालिटी। ठीक है, एक हमें चाहिए मतलब कि इलेक्शन हो, और तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, या अगर तुम ये दोनों चीजें नहीं दे सकते तो हमें क्या दे दो, एक नया तमिल एलाम दे दो। एलाम का क्या मतलब होता है, स्टेट, यानी कि हम तो अपना छोटी सी जगह पे रह लेंगे, तुम हमें दे दो। अब जैसे कि हमें यहाँ दिखा रखा है कि ये जो येलो वाला रीजन है ये किसका है, सिन्हलीज का। अब दो तरीके के तमिल थे, श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल। ये जो ब्राउन वाला रीजन है ये इंडियन तमिल का है, यानी कि जो पूर्वज थे ना उनके, वो इंडिया से भाग के आ गए थे श्रीलंका में, तो इन्होंने यहाँ अपने घर बसा लिए तो इन्हें नाम दे दिया इंडियन तमिल। और ये तो श्रीलंकन तमिल थे ही, और थोड़ा थोड़ा रीजन किसका था, मुस्लिम का, यानी कि मुस्लिम, हमने अदर माइनॉरिटीज की बात कर ली, उसमें आते थे। अब आगे आ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बेल्जियम एंड वर्सेस श्रीलंका, डिफरेंस क्या था। जो बेल्जियम है उसने क्या करा, सबसे पहली बात फॉलो करी पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग फॉलो करी तो क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। इसने क्या करा, मेजॉरिटेरियनिज्म, मेजॉरिटेरियनिज्म यानी कि मेजॉरिटी में बढ़ाया, सिन्हलीज को ऊपर दिखाया तो क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट्स कॉज हुए। दूसरी चीज, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करे, जो हमने पढ़े थे ना, ये रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये ठीक है, ये करे, इन्होंने नहीं करे श्रीलंका वालों ने, इन्होंने मेजॉरिटी डोमिनेशन दिखाया, मेजॉरिटी जो थी वो डोमिनेट करने लगी माइनॉरिटी को। अब तीसरी चीज, इन्होंने निकाला एक पीसफुल सॉल्यूशन विद अकोमोडेशन कि इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बस इलेक्शन करो। और इन्होंने क्या करा, सिविल वॉर, लड़ाई करेंगे हम, तो हम नहीं करते पीसफुल सॉल्यूशन, हम तो मारेंगे एक दूसरे को। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को थ्रेट हुआ था, मतलब थ्रेट क्या हुआ था, खत्म ही होने वाली थी श्रीलंका। अब चौथा, इन्होंने क्या दिया, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया हर एक कम्युनिटी को, और इन्होंने क्या किया, माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेट किया, और इसका हमें परिणाम देखने को मिल गया। आगे चलते हैं, प्रूडेंट। अब देखो दो तरीके के रीजन होते हैं पावर शेयरिंग के, एक होता है प्रूडेंशियल रीजन, एक होता है मॉरल रीजन। अब सबसे पहले हम प्रूडेंशियल रीजन को समझ लेते हैं। प्रूडेंशियल रीजन क्या होते हैं, प्रैक्टिकल रीजन, यानी कि जिन्हें हमने अपनी जिंदगी में उतार रखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रीजन ऑलरेडी है जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट, पावर शेयरिंग क्या करती है, कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, और ये क्या है, प्रैक्टिकल रीजन है, इसलिए हमने इसे किस में रखा, प्रूडेंशियल में। एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हमने बात पढ़ी थी कि
पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है उस वाले पार्ट में। कन्फ्लिक्ट को खत्म करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाती है, और वॉयलेंस, अगर कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे तो वॉयलेंस कहां से हो जाएगा, वॉयलेंस वॉयलेंस वॉयलेंस, आई डोंट लाइक। ठीक है, ये कहता है प्रूडेंशियल रीजन। पावर शेयरिंग कहती है कि हमें वॉयलेंस बिल्कुल नहीं पसंद, हम तो क्या करेंगे, कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर देंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला देंगे भाई कंट्री में। ये क्या हो गए आपके प्रूडेंशियल रीजन, यानी कि हम इन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में देख पा रहे हैं। अब अगला है मोरल रीजन। मोरल क्या होता है, अब देखो हमने सुना होगा व्हाट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी का क्या मतलब होता है कि इस स्टोरी के अंदर से आपको क्या सीख मिली। ठीक है, यही सेम चीज हम पावर शेयरिंग के अंदर करते हैं कि हमें पावर शेयरिंग से सीख क्या मिलती है। जो पावर शेयरिंग है वो क्या है, स्पिरिट, रूह, यानी कि आत्मा है, स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। दो चीजें होती हैं, एक दिल एक आत्मा। ठीक है, दिल रुक जाए तो आदमी मर जाता है, आत्मा निकल जाती है, और अगर आत्मा निकल जाए तो दिल ऑटोमेटिकली रुक जाता है। समझ में तो नहीं आया होगा, मतलब कि अगर स्पिरिट का मतलब है अगर पावर शेयरिंग हट गई ना डेमोक्रेसी से तो क्या होगा, डेमोक्रेसी ठप हो जाएगी, चल नहीं पाएगी। अब इसका मतलब क्या है, जो मोरल रीजन है वो क्या है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि हमें हर एक डाइवर्स कल्चर का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते। क्या तुमने कभी देखा है कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों मतलब मुस्लिम्स को रिस्पेक्ट देते हैं? नहीं, हमेशा उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन, ये तो सही बात है, मोरल और प्रूडेंशियल दोनों रीजन हो सकता है कि जो पावर शेयरिंग है वो क्या करती है, पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन को इंक्रीज करती है, इक्वेलिटी अमन कम्युनिटी ये भी करती है, बट अभी तक सिर्फ सोचा गया है। पावर शेयरिंग इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से है, फिर भी हमारे जो देश है उसमें कम्युनिटीज के बीच में इक्वेलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये थी बस आज की वीडियो, ये हमारा चैप्टर था पूरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो कि आई थिंक सो आई होगी, तो कृपया इससे कुछ सीख जरूर लेना कि हमें ना पावर शेयरिंग करनी ही चाहिए। पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे देश को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, और पावर शेयरिंग बहुत सारे काम कर देती है, हमने इस वीडियो में पढ़ लिया क्या क्या कर देती है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसी और तड़कती भड़कती वीडियो आती रहेंगी, तो आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।